हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था और अभी तक इस चैप्टर में हमने दो वीडियोस के अंदर मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1991 में लॉन्च की गई। 1991 की इस पॉलिसी के बाद जो इंडियन इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिला। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। देखिए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडियन इकॉनमी को एक ग्लोबल एक्सपोजर दिया और इंडियन इकॉनमी के जो दरवाजे बंद थे उन दरवाजों को खोल दिया। 1991 की इस पॉलिसी को हम एलपीजी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन से है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया was launched in the year 1991 under the leadership of P.V. Narasimha Rao. This policy opened the door of the India economy for the global exposure for the first time. In this new economic policy, P.V. Narasimha Rao government reduced the import duties, opened reserved sectors for the private players. This is also known as LPG मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो ये जो पॉलिसी थी ये इंडियन इकॉनमी के लिए बहुत ही एक नई राह दिखाने वाली पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के बाद जो एलपीजी मॉडल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, उस एलपीजी मॉडल ने इंडियन इकॉनमी को बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया। तो आइए हम सीखते हैं इंडिविजुअली कि लिबरलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब था और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था। और इन पॉलिसीज़ के अंदर ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ थी, इन पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए और क्या क्या नए जो टर्म्स थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो लागू की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन की। देखिए, लिबरलाइजेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट द्वारा कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हों, चाहे वो कोटा से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हों, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल को जब गवर्नमेंट द्वारा कम कर लिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, तब हम उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो यहाँ लिखा है, देखिए, लिबरलाइजेशन refers to end of license, quota and many more restrictions and control which were put on industries before 1991। तो देखिए 1991 में क्या हुआ, जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लॉन्च की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, तो उस समय जो इंडस्ट्रीज पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे 1991 से पहले, बिजनेस कम्युनिटी में कई प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। अब वो रिस्ट्रिक्शंस लाइसेंस से रिलेटेड थे, कुछ कोटा से रिलेटेड थे, और भी कई रिस्ट्रिक्शंस थे। उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया लिबरलाइजेशन के अंदर। देखिए आगे लिखा है, इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। अब इंडिया में लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 में, कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें कि लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। मतलब उन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए
हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी, और लाइसेंस लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने 1991 में क्या किया, बिजनेस को इजी बनाने के लिए ये लाइसेंस की जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको हटा दिया। केवल कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। फिर उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। 1991 के बाद ये पॉलिसी आने के बाद बिजनेस के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। यानी कि 1991 के बाद अगर बिजनेसमैन चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकता था। 1991 से पहले अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था उसके लिए कई सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन 1991 के बाद वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। 1991 से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफ़ी रिजिड था और गवर्नमेंट काफ़ी टैक्स चार्ज करती थी, जिसकी वजह से बिजनेस में लोग कम जाते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स को भी रिड्यूस किया और जो अननेसेसरी कंट्रोल था इकॉनमी पर, जिसकी वजह से इकॉनमी क्लोज्ड इकॉनमी हो गई थी, उन अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटा दिया, उन अननेसेसरी जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उनको रिमूव कर दिया और टैक्स को रिड्यूस कर दिया। फिर लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस था 1991 से पहले वो काफ़ी रिजिड था और उसमें कई सारे फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी, लेकिन 1991 की पॉलिसी आने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस को काफ़ी लिबरल बना दिया गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको मिनिमाइज करते हुए कम से कम फॉर्मेलिटी के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद easy and simplifying the procedure to attract the foreign capital in India। इंडिया में फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए या इंडिया में बाहर की जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस था उसको काफ़ी इजी और सिंप्लीफाई कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो हमारी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स थे उनमें काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी। 1991 से पहले किसी भी बाहर के इन्वेस्टर को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन 1991 के बाद जो फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था इंडिया में उसके प्रोसेस को इजी बना दिया गया और इससे इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट में भी काफ़ी फ्रीडम दिया गया। अब 1991 के बाद क्या था कि कोई भी बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली एक जगह से दूसरी जगह बिना रिस्ट्रिक्शंस के साथ मूव कर सकता था। फिर इसके बाद फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस पहले गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते थे, यानी कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती थी 1991 से पहले, जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उनके प्राइस को फिक्स करने के लिए उस रिस्ट्रिक्शंस को भी कम कर दिया गया। 1991 के बाद बिजनेसमैन को ये फ्रीडम दी गई कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्ट है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर खुद फिक्स कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे गए जो कि एसेंशियल कैटेगरी में आते थे, जिन पर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उनके जो प्राइस हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, गुड्स एंड सर्विसेज थे, जिन पर प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट ने हटा दिया 1991 के बाद। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके जो कि लिबरलाइजेशन को करने के तरीके हमें शो करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन एक्टिविटीज़ को करते हुए गवर्नमेंट ने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया। तो ये जो सारे आपने तरीके देखे, ये जो सारे एग्जांपल्स देखे, ये सब लिबरलाइजेशन का पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और अच्छे से इनको समझ लीजिए, क्योंकि जब केस स्टडीज़ आती हैं तो हमें स्टेप्स वहाँ दिए होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस पॉलिसी का पार्ट है, ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है या प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है या ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो इनको अच्छे से आप ध्यान कर लीजिए कि
ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब लिबरलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दूसरे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है प्राइवेटाइजेशन। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। मींस जब गवर्नमेंट द्वारा इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर से हटाकर, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पब्लिक सेक्टर से हटकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ आने लगे, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखिए यहाँ लिखा है प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए 1991 से पहले क्या था। 1991 से पहले गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहता था वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे रहता था। गवर्नमेंट जो भी अपना सारा इन्वेस्टमेंट करती थी वो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस पर ही करती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए कई तरीके के रास्ते खोल दिए। गवर्नमेंट ने अपना जो फोकस था वो पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुकाना स्टार्ट कर दिया। देखिए आगे क्या लिखा है, टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए या फिर प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए वो कुछ आपके सामने यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए ये प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको समझिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर से हटा के, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट कंपनीज में जो अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है वो मनी निकाल कर प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करे, तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है ये इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है। तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट कंपनीज में पब्लिक सेक्टर में वो गवर्नमेंट ने निकालना स्टार्ट किया और प्राइवेट कंपनीज को अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो प्राइवेट कंपनीज में करना स्टार्ट किया। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट मूव था। तो प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर is the step taken by the government under privatization. Next is dilution of stake of government in public sector. If dilution of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management to a private sector. गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई, तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेक था पब्लिक सेक्टर में, स्टेक का मतलब जो उनका शेयर था, जो उनका इंटरेस्ट था पब्लिक सेक्टर में, अगर वो 51% से ज़्यादा था तो गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस किया 51% तक। गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक था पब्लिक सेक्टर में उसको 51% तक रिड्यूस किया। अगर वो 51% से ज़्यादा था तो उसको रिड्यूस करके 51% तक लेके आए और अपना जो स्टेक था उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र किया और प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने का निर्णय लिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने स्टेप लिए। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर का मतलब अपना जो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का स्टेक था उसको कम करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कदम लिया गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 के बाद एक बोर्ड का गठन किया, जिस बोर्ड को हम कहते हैं BIFR। BIFR मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए इस बोर्ड का क्या काम था। इस बोर्ड का काम था जो भी गवर्नमेंट कंपनीज, जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज सिक हो चुकी थी, सिक का मतलब जो कि बिल्कुल ही कम रिटर्न दे रही थी या बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी, उन कंपनीज को रिव्यू करने का काम इस बोर्ड को दिया गया। मींस इस बोर्ड का काम था कि जो भी गवर्नमेंट की सिक इंडस्ट्रीज हैं,
जिससे कि गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको रिव्यू करना। अगर उनका रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, यानी कि उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, तो उसको रिवाइव करना। लेकिन अगर वो रिवाइव नहीं हो सकती, वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, तो ये बोर्ड अपनी एक रिपोर्ट देता है कि वो इंडस्ट्री को आप रिवाइव नहीं कर सकते, तो आप उसको बंद कर दीजिए। तो ये जो बोर्ड है BIFR, इस बोर्ड का मेन काम यही था कि वो सिक इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट देती थी, और अगर वो इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था तो गवर्नमेंट को ये सलाह देता था कि गवर्नमेंट उसको रिकंस्ट्रक्ट करे, और अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता तो ये बोर्ड उसको बंद करने के लिए सलाह दिया करता है। तो ये बोर्ड का सेटअप जो किया गया वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाए। तो आई होप आपको ये प्राइवेटाइजेशन समझ में आया होगा। चलिए अगले और लास्ट पॉलिसी की तरफ चलते हैं, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। मीन्स जब हम वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करें, उनको एक साथ लेके आए, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की बहुत सारी जो अलग अलग इकोनॉमीज हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनके बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ाना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि आज का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का समय है। आज आप अपनी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उसमें से कई गुड्स एंड सर्विसेज आप देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज से हमारे कंट्री में लाए जाते हैं, और हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम दूसरी कंट्रीज में देकर, सेल करके, एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री को बेनिफिट देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी बेनिफिट्स थे। 1991 से पहले इंडियन इकॉनमी जो थी वो बाहर की कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। बाहर की कंट्रीज़ हमारी कंट्री में आकर बिजनेस आसानी से नहीं कर पाती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन 1991 में लॉन्च होने के बाद बाहर की जो कंट्रीज़ थी उनकी कंपनीज के लिए इंडिया में दरवाजे खुल गए। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। ये जो मेजर्स कुछ दिए हुए हैं, इन मेजर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया। देखिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट प्रोसेस था, इम्पोर्ट प्रोसेस को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, रूल्स रेगुलेशंस को कम करना। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट को लिबरलाइज कर दिया। देखिए लिखा है, गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट प्रोसेस को काफ़ी लिबरल कर दिया, जिससे कि बाहर से कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें और जो भी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक गुड्स होते हैं, आवश्यक मशीनरी होती है, उनको इजीली हमारी कंट्री में लाया जा सके। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। देखिए 1991 से पहले फॉरेन ट्रांजैक्शंस या फॉरेन जो भी डीलिंग्स थी उनको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा का इस्तेमाल होता था, और ये एक्ट जो था फोर्स में था। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी आई तो उसके बाद इस एक्ट को बदल के कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो बदल के किया गया, उसमें कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस दिए गए, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। अब ये जो नया एक्ट था, इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के तहत फॉरेन डीलिंग्स करना और आसान हो गया, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिए गए। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। जो टैरिफ स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, जो कि
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के समय जो भी गवर्नमेंट टैरिफ्स या टैक्सेस को चार्ज करते हैं उसको हम कहते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर। तो जो टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको रैशनलाइज किया गया, उसको चेंज किया गया और उसको थोड़ा सा इजी बनाया गया, फ्लेक्सिबल बनाया गया। इसके बाद एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब ये इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया। और रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया जिससे कि इंडिया में भी बाहर की टेक्नोलॉजी आ सके और इंडिया के लोग नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए और ग्लोबलाइजेशन से कई सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनसे कि हमारी इंडिया में टेक्नोलॉजी आई और हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ था वो काफ़ी बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप ये वीडियो को देखकर कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज़ मैंने क्रिएट किया है। आप इस पूरे टॉपिक को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी नॉलेज है वो चेक हो जाएगी कि आज आपने क्या सीखा। तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे और आज का जो अपनी नॉलेज है उसको चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।